प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक कल मुंबई में समाप्त हो गई और पुरानी परंपराओं को निभाते हुए इस बार भी एक प्रमुख नेता नाराज होकर साझा पत्रकार वार्ता से पहले अपने भतीजे के साथ इस बैठक से चली गई। यानी बुआ और भतीजे दोनों इस बैठक से चले गए और उनके एकमात्र जो साथी थे जो वहाँ पर रह गए, उन्होंने भी इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की। दीदी इस बार क्यों नाराज हुई, इस पर चर्चा करने से पहले ये समझ लीजिए कि जब पहली बैठक हुई थी उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज होकर चले आए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस दिल्ली सेवा बिल पर अपना जो रुख है वो स्पष्ट नहीं कर रही है, यानी कि कांग्रेस की वजह से नाराजगी थी। इसके बाद जब दूसरी बैठक हुई 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में कर्नाटक के, तो वहाँ से नाराज होकर के चले आए नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, और उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी। उन्होंने भी साझा पत्रकार वार्ता में भाग नहीं लिया, क्योंकि लोगों ने ये कयास लगाया। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि मैं नाराज नहीं था, लेकिन नाराजगी कैसे जताई जाती है राजनीतिक क्षेत्र में ये सब लोग जानते हैं। लोगों ने ये अंदाज लगाया कि नीतीश कुमार इस साझा गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे, वो ना बनाने के कारण इस पत्रकार वार्ता में वो शामिल नहीं हुए। इसके अलावा जिस तरह के पोस्टर बेंगलुरु में लगाए गए, उस पुल के डिमोलिशन के, जो पुल गिरा था बिहार में, और इनकी अस्थिरता पर, इनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए नीतीश कुमार जी की, तो हो सकता है कि इस वजह से भी वो नाराज हो गए हों, वो वहाँ से चले आए। फिर अब की बार दीदी जो है वो रूठ गई इस बैठक में, और उन्होंने जो विषय उठाए हैं, लेकिन वो विषय महत्वपूर्ण हैं। उन विषय को हम लोग थोड़ा एक एक करके थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज के इस अंक में। उन्होंने पहली जो उनकी नाराज़गी की वजह सामने आ रही है लोगों, यहाँ तक कि अभी एक टीवी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी ये मान लिया कि दीदी इसलिए नाराज़ हुई थी क्योंकि वो चाह रही कि सीट शेयरिंग जो है, यानी कि कौन कौन पार्टी का कौन कौन प्रत्याशी किस किस जगह से लड़ेगा, इसको तय कर लिया जाए, यानी किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी किस राज्य में। ममता बनर्जी की अपनी चिंताएं हैं, क्योंकि आज की डेट में जो पश्चिम बंगाल जहाँ की मुख्यमंत्री हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, वहाँ पर विपक्षी दलों में जो है आपके समाजवादी कांग्रेस, सीपीएम और उसकी जो सहयोगी है आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इनका लगभग अस्तित्व ना के बराबर बचा है। एकमात्र सीट विधानसभा की उपचुनाव में वो भी कांग्रेस जीत पाई थी, सागर दिघी की, वायरन विश्वास वहाँ से जीते थे, वो भी अब पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ऐसी हालत में ममता बनर्जी कितनी सीटें इस इंडिया गठबंधन को देने को राजी हो जाएंगी, ये सोचने वाली बात है। वो किसी भी कीमत पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने को तैयार नहीं है, उसे कोई भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस को कितनी छोड़ेंगी तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसीलिए वो कह रही थी भाई पहले ये मुद्दा तय कर लो कि कौन कौन जो है किस किस सीट पर और कितनी सीटों पर कहाँ कहाँ लड़ेगा। इसी मामले पर इसके अलावा जो दूसरा मामला था, वो ये भी चाह रही थी कि इस तीसरी बैठक थी भाई विपक्षी गठबंधन की, कि कम से कम संयोजक की घोषणा तो हो जाए कि इस विपक्षी गठबंधन का संयोजक कौन होगा। लेकिन इसकी जगह 15 सदस्यीय संयोजन समिति बना दी गई। समझिए 28 के आसपास दल हैं, जिसमें तमाम दल ऐसे हैं जिनका कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में नहीं है, और उसमें से 15 सदस्यीय संयोजन समिति बना दी गई। और हैरानी की बात यह है कि शरद पवार जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक, जिनको माना जा रहा था कि वो राष्ट्रीय संयोजक हो सकते हैं, जो प्रधानमंत्री के पद का सबसे प्रमुख दावेदारों में से एक हैं, राहुल गांधी जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो कांग्रेस की वजह से हैं,
अगर वैसे देखा जाए तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और शरद पवार ये ऐसे लोग हैं जो अनुभव के मामले में बाकी सब लोगों पे भारी बैठते हैं विपक्षी गठबंधन में। लेकिन उन शरद पवार को भी उस 15 सदस्यीय संयोजन समिति का सदस्य बना दिया गया। सोचिए आप कि कितनी विद्वता से ये जो है वो संयोजन समिति तैयार की गई। तो एक दूसरी वजह ये थी उनकी नाराजगी की। तीसरी एक वजह और थी, वो बिल्कुल इस बात को लेकर के हतप्रभ रह गई कि जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा इस मामले में यहां पर इस बैठक में उठा दिया। दरअसल आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो विपक्षी गठबंधन बना है ये राजनीतिक गठबंधन है और राजनीति के विरोध के लिए बना है। मोदी के विरोध के लिए बना है, भाजपा के विरोध के लिए बना है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसके विरोध के लिए बना है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस गठबंधन को एक व्यापारिक घराने और एक प्रमुख उद्योगपति के विरोध का साधन बना दिया। उसके विरोध में इस गठबंधन को खड़ा कर दिया। आपको एक बात और समझनी चाहिए कि यहां तक कि कांग्रेस की भी जो प्रदेश सरकारें हैं इस समय में, वो भी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा ऊल जलूल ढंग से अडानी जी का विरोध किया जाए। वो देश के प्रमुख उद्योगपति हैं और लगभग हर राज्य में उनने भारी भरकम निवेश कर रखा है। अभी राजस्थान की ही खबरें सुन रहा था मैं, वहाँ पर लगभग 60,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी सुना है 16,000 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश किया है खनन के क्षेत्र में। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी ये चाहती हैं कि अडानी उनके राज्य में आकर निवेश करें। कोई भी राज्य हो गया, चाहे भाजपा शासित हो गए और चाहे वो कांग्रेस शासित हो गए या अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य हो गए, सभी राज्य सरकारें चाहती हैं कि प्रमुख उद्योगपति आएं और उनके राज्य में निवेश करें ताकि उनके राज्य की माली हालत अच्छी हो सके। लेकिन राहुल गांधी जी जिस प्रकार से अडानी के विरोध कर रहे हैं, ये लग रहा है कि वो उद्योग जगत का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि देश का औद्योगिक विकास हो। संभवतः इसीलिए ममता बनर्जी नहीं चाह रही थी कि बिना एजेंडे के इस मुद्दे पर कोई बात रखी जाए, और उन्होंने इसकी सुना है कि राहुल गांधी जी से इस पर अपनी असहमति और नाराजगी भी जताई कि ये मुद्दा बिना एजेंडे के और बिना पूर्व अनुमति के नहीं उठाया जाना चाहिए था। अब इसके अलावा ममता बनर्जी के अलावा और भी नेता हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ये भी चाह रहे हैं कि निश्चित समय सीमा के भीतर सीटों के बंटवारे का फैसला हो जाना चाहिए। जो आपके अखिलेश यादव जी हैं वो चिंतित हैं कि भैया केवल कांग्रेस पार्टी जिसका अस्तित्व ही नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, उसे कितनी सीटें देनी पड़ेंगी। और चलिए 2-1 सीटें वो दे भी देते हैं, तो क्या अखिलेश यादव के लिए कुछ सीटें महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में छोड़ेगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन राज्यों में कुछ सीटें समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दलों को दी जाएंगी? अरविंद केजरीवाल भी चाहना है जानना कि आखिर तुम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में तो ये अपेक्षा कर रहे हो कि कोई भी विपक्षी दल वहाँ पर अपने प्रत्याशी ना उतारे, लेकिन क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को छोड़ेगी? क्या दिल्ली में कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को छोड़ी जाएंगी? क्या हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थान आम आदमी पार्टी को दिए जाएंगे? सवाल तो बड़े हैं, लेकिन राजनीतिक पैंतरेबाजी है। कांग्रेस चाह रही है कि किसी भी तरीके से इसी तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाते हुए इस इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है विपक्षी दलों का, ये विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 5 राज्यों के, तब तक मजबूत स्थिति में दिखाई दे ताकि भाजपा को इन विधानसभा चुनावों में थोड़ा सा पीछे किया जा सके। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम के। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि ये चालबाजी उन पर काम
नहीं आएगी। इसीलिए वो कह रहे हैं, सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि जल्दी से जल्दी सीटों का बंटवारा कर लो। ममता बनर्जी भी ये कह रही, इसीलिए दीदी इस बार नाराज हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि जैसा कि पहली बैठक में हुआ, अरविंद केजरीवाल रूठ गए, दूसरी बैठक में लालू प्रसाद यादव जी जो है उन्होंने फूफा की भूमिका निभाई, तो इस बार दीदी जो हैं अपने भतीजे के साथ, यानी बुआ भतीजे दोनों, रूठ करके बिना साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए वापस लौट गए। और डेरेक ओब्रायन जो सांसद हैं उनके, उन्होंने भी इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। तो ये था अपडेट रूठने और मनाने का, जो सिलसिला बदस्तूर जारी है। और क्या हासिल किया इस विपक्ष की जो बैठक हुई मुंबई में, इस पर किसी और अंक में जल्दी ही आपसे चर्चा करेंगे कि इसका हासिल क्या हुआ। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।